टारगेट जेपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू से रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आगामी जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी बेहतर हो सके, उसमें आप सफलता पा सकें। तो चलिए इस एपिसोड के माध्यम से देखते हैं वो नए प्रश्न कौन से हैं। इससे पहले के एपिसोड अभी तक आपने नहीं देखे तो जाइए यूट्यूब चैनल पे हमारे, वहां पर उनको देख लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड में पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके लिए है कि फूलो झानो निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन से संबंधित थी। विकल्प आपके सामने है। ए कोल विद्रोह, बी विरसा विद्रोह, सी है संथाल विद्रोह या डी है ताना भगत आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प आपका सी, यानी कि संथाल विद्रोह। फूलो और झानो की जहां तक बात है तो संथाल विद्रोह की एक नेत्री के तौर पर इनको याद किया जाता है। आप जानते हैं कि 1855 और 56 के आसपास क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था, जो कि किसके नेतृत्व में था? तो सीदो और कान्हू इसके प्रमुख नेता थे। सीदो कान्हू के नेतृत्व में ये जो विद्रोह हुआ, तो जब वो एक जगह महेशपुर मुठभेड़ हुआ था जहां पर वो घायल हो गए, उनके घायल होने के बाद इन्होंने ही, महिला नेत्री ने, फूलो झानो ने उसकी कमान संभाली, इसलिए इनको याद किया जाता है। अब देखिए, फूलो झानो बेसिकली संथाल विद्रोह से ही संबद्ध है और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म कहां हुआ? तो संथाल परगना के भगनाडीह ग्राम में हुआ था, एक संथाल परिवार में। 30 जून 1855 को भगनाडीह में एक सम्मेलन भी होता है और इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में विभिन्न लोगों को विभिन्न दायित्व दिए गए, पद दिए गए। इसके दौरान सीधो को राजा चुना गया, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चंद को यहाँ का प्रशासक बनाया गया, भैरव को सेनापति बनाया गया और वहीं पर फूलो झानो भी थी, इनको भी एक प्रमुख सहयोगी के रूप में चुना गया था। लेकिन ये नहीं पता था कि आगे चलकर ये सहयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फिर ये काफी एक्टिव होती हैं, गांव गांव जाती हैं, लोगों से संपर्क करती हैं, ग्रामीणों को विद्रोह के लिए संगठित करने का कार्य करती हैं। फिर इन्होंने, जब ब्रिटिश दमनकारी नीति चल रही थी, तो जो अधिकारी हो, चाहे साहूकार हो, जमींदार लोग हो, चाहे व्यापारी हो, उनके खिलाफ लोगों को जाके संगठित करने के लिए और हमलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए इन्होंने काफी कार्य किया। महेशपुर मुठभेड़ में जब सीधो कान्हू घायल होते हैं, उसके बाद फूलो झानो ने ही उस विद्रोह की कमान संभाली, नेतृत्व संभाला। संथाल या हुल विद्रोह, इसमें महिलाओं की जो सक्रिय भागीदारी थी, इसमें फूलो झानो का नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है फूलो और झानो किससे संबद्ध थी। सी विकल्प आपका सही है और सी विकल्प क्या है? संथाल विद्रोह से। दूसरा प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? विकल्प ए 7वीं अनुसूची, विकल्प बी 8वीं अनुसूची, विकल्प सी 9वीं या विकल्प डी 10वीं अनुसूची। तो देखिए, इसका सही जवाब है विकल्प सी 9वीं अनुसूची। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की बात हो रही है, इसको 1908 को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। याद रखिए, अनुसूची आपको सभी याद रखनी है कि पहली अनुसूची में क्या है, 7वीं में क्या है, चौथी में क्या है, 5वीं में क्या है, सभी पूछा जा सकता है। जैसे 7वीं में तीनों अनुसूचियां हैं, पहली में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, दूसरी में पदाधिकारी हैं, तीसरे में शपथ है उनके। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है कि महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था अखरा किस जनजाति से संबंधित है? देखिए, अखरा यहां पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण है। कोई भी इस तरह के टर्म्स होते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मुंडा जनजाति से, संथाल से, हो से या उरांव से? तो देखिए, अखरा जो है बेसिकली ये उरांव जनजाति से संबंधित है, तो डी विकल्प इसमें सही है। क्या है तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो उरांव जनजाति है, पहले इसके बारे में जान लें। तो इस जनजाति में परिवार सबसे छोटी इकाई, सामाजिक इकाई की अगर बात करें तो उसमें सबसे छोटी इकाई परिवार माना जाता है और ये परिवार भी पितृसत्तात्मक होता है, यानी यहाँ पर पिता ही उसके सेंटर में होता है, पैतृक प्रकृति का ये नेचर होता है और अनेक टोटेमिक गोत्रों में विभाजित है। अब सवाल होता है टोटेमिक गोत्र क्या है? देखिए, टोटेमिक का मतलब होता है कि ऐसे गोत्र जिनकी पहचान कुछ प्रतीकों के साथ जुड़ी होती है। ये प्रतीक कोई वृक्ष हो सकता है, कोई पशु पक्षी हो सकते हैं, इसको टोटेमिक ग्रुप कहते हैं और इस टोटेमिक ग्रुप को स्थानीय भाषा में यहाँ पर किली कहा जाता है। तो ये अनेक टोटेमिक ग्रुपों में विभाजित हैं यहाँ पर। अब इनके बारे में अगर और कुछ जाना है तो देखिए, अगला तथ्य है कि इन गोत्रों में कई गोत्र इस तरह के होते हैं, जिसमें कि तिर्की भी है, मिंज भी है, एक्का है, टोप्पो है, खलखो है, केरकेट्टा है, कुजूर है, लकड़ा है। ये सब क्या है? यहाँ के विभिन्न जो है टोटेमिक जो है क्या है? गोत्र है। अब इन गोत्रों को स्थानीय भाषा में बताया गया, वो भी आप याद रखिए। यहाँ पर कुछ ऐसी संरचनाएं भी हैं जो प्रसिद्ध हैं, उसमें से ही एक नाम है धुमकुड़िया। क्या है धुमकुड़िया? तो एक जैसे मॉडर्न छात्रावास होते हैं ना, उसी तरह का ये छात्रावास समझिए। धुमकुड़िया युवा भवन इसको कहा जाता था। यहाँ पर नए जो युवक होते थे
वो यहाँ इकट्ठे होते थे, छात्रावास जैसा था, यहाँ पर रहते थे, शिक्षा पाते थे, अनुशासन की शिक्षा लेते थे। और दूसरा यहीं पर है अखरा। तो धुमकुड़िया और अखरा ये दोनों उरांव सोसाइटी में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अखरा बेसिकली गांव का वो स्थान होता था उरांव जनजाति में जहां पर लोग नृत्य संगीत करने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए जाते थे, और उस स्थान पर क्या करते थे, बेसिकली ये मनोरंजन, नृत्य संगीत और सामाजिक रूप से मिलने जुलने का स्थान होता था। इसलिए ये धुमकुड़िया और अखरा दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संथाल विवाह में पोनाटक का अर्थ क्या है? पोनाटक ये शब्द है गुप्त विवाह, सेवा विवाह, वधु मूल्य या विधवा पुनर्विवाह। तो देखिए, आमतौर पर वर्तमान समाज में हालांकि ये कुरीति है दहेज, लेकिन फिर भी ये प्रचलित है। तो ये भी एक प्रकार का दहेज है, लेकिन ये दहेज अमूमन जो जनरली क्या होता है, लड़के पक्ष को यानी वर पक्ष को दहेज मिलता है। लेकिन इस जनजाति में, जो कई जनजाति समाज की विशेषता है, पोनाटक बेसिकली क्या है, वधु मूल्य है। यानी कि जो लड़का पक्ष होता है, वर पक्ष होता है, वो एक मूल्य देता है, उसके बदले में उसको कन्या मिलती है या वधु मिलती है। तो वधु के मूल्य को अदा किया जाता है, एक प्रकार का क्रय किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे हम, ये क्या है, तो वधु मूल्य है। अनेक जनजातियों में क्रय विवाह एक सामान्य प्रकार का विवाह माना जाता है। इसमें क्या होता है, दूल्हे का परिवार दुल्हन के माता पिता को दहेज यानी पोनाटक का भुगतान करता है। अब विभिन्न जनजातियों में, जैसे इसमें पोनाटक नाम है, अनेक जनजाति ऐसी है जिसमें अलग अलग नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तो संथाल में आपको पोनाटक मिला, इसी तरह से आप मुंडा में देखेंगे कुरी गोनुंग नाम है, हो में दुतुम नाम है, और पहाड़िया में काटना नाम है। तो ये अलग अलग जनजातियों में इसके अलग अलग नाम है। वस्तुतः ये है क्या प्रकृति में, तो दुल्हन के इस मूल्य को यानी कि वधु मूल्य को अलग नामों से जाना जा रहा है। विकल्प आपका सी सही था। अगला प्रश्न है, बुरु महोत्सव में निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती है? विकल्प आपके सामने है, सिंह बोंगा, विकल्प बी है मरांग बुरु, विकल्प सी है जहेर एरा, और विकल्प डी है धरती माता। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है, विकल्प बी मरांग बुरु। मरांग बुरु बेसिकली ये क्या है, बुरु महोत्सव मतलब एक त्योहार है, और इस त्योहार में मरांग बुरु मतलब एक बड़ा पर्वत, उसकी पूजा की जाती है। तो पर्वत और पर्वत पर रहने वाले देवता दोनों को पूजा जाता है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। इसका तादाद में लगाया जाता है, इसको कनेक्ट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रतीकात्मक रूप से, जैसे कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत पर कौन रहता है, भगवान शिव रहते हैं, तो उनसे इनको कनेक्ट किया जाता है। अब मरांग बुरु, बुरु महोत्सव में बेसिकली पूजा की जाती है मरांग बुरु की। अब देखिए, ये मुंडा जनजाति में इसका प्रचलन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मरांग बुरु किस महोत्सव जो है किससे संबंध है, तो मुंडा जनजाति से संबंध है। दूसरा प्रश्न आपका इसी में है, कब मनाया जाता है, तो दिसंबर और जनवरी के माह में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान जो पूजा की जाती है, उस पूजा के केंद्र में कौन होता है, तो मरांग बुरु होते हैं। इसके अलावा इसका अर्थ क्या है, सबसे बड़ा या विशाल पर्वत इसका अर्थ होता है। बुरु बोंगा यानी कि पर्वत के जो देवता होते हैं, जैसे कैलाश पर्वत के देवता भगवान शिव, उसी तरह से यहाँ पर मरांग बुरु, बुरु बोंगा जो है उस पर्वत के देवता है, और इन्हीं को पूजा जाता है, मानव कल्याण की कामना को लेकर याद किया जाता है, और उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। इस पर्वत को प्रतीकात्मक रूप से, जो मैंने आपको बताया शुरू में, कैलाश पर्वत के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब यह त्योहार कितने दिन तक चलता है, तो 3 दिन तक चलता है, याद रखिएगा। और इसमें विभिन्न अनुष्ठान और बलि की प्रथा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यह सुकन बुरु, मरांग बुरु, हाई बुरु और पड़ासी बुरु, इन पवित्र स्थलों पर यह मनाया जाता है। तो विकल्प आपका बी सही था, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प आपके सामने है, वर्ष 2007 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2013 में, या वर्ष 2001 में। तो इसका सही जवाब आपका विकल्प डी है, याद रखिएगा। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2001 में पारित हुआ था। अब ये 4 दिसंबर 2004 को न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, ये नाम याद रखेंगे आप, इनको पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। लोक सेवक जो होते हैं वो अगर कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन करते हैं, तो उनके करप्शन के आधार पर उसकी जांच के बाद जो न्याय करने का काम होता है वो इन्हीं का होता है। तो लोकायुक्त एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, लोक सेवकों द्वारा जो भी करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है या पद का दुरुपयोग होता है, उन पर अगर आरोप लगते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे ये, और पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करेंगे, इसका उद्देश्य होता है। तो विकल्प डी सही था। ये 2001 में अधिनियम पारित हुआ, याद रखेंगे। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2001 में पारित किया गया। और पहले कौन बना सबसे पहला लोकायुक्त यहाँ पर, तो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, 4 दिसंबर 2004 को। अगला है, तांबा के उत्पादन में झारखंड का भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? पहले और दूसरे पे कौन है, कमेंट करके आप बताइए। तीसरा स्थान है झारखंड का, याद रखिएगा। सी विकल्प यहां पर सही होगा। पहला और दूसरा स्थान किसका है, चलिए कमेंट करके बताइए। और ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो यहां पर देखिए तांबे उत्पादन में अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में मुख्य जगह कौन से हैं? तीसरे स्थान पर झारखंड है। पूर्वी सिंहभूम झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक जिला है। तो पूर्वी सिंहभूम किसके लिए जाना जा रहा है? तांबे के लिए। इस जिले में महत्वपूर्ण तांबे की खदानें हैं राखा, केंदाडीह, सुरादा, धोबनी और मुसाबनी, ये प्रमुख नाम है। और मौ भंडार में कॉपर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक इकाई भी, एक यूनिट भी स्थित है। यहां पर शुद्ध तांबे को निकालने का काम किया जाता है। तो मौ भंडार भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी भाषा को किस भाषा की उपबोली के रूप में वर्गीकृत किया था? मगही, मैथिली, भोजपुरी या अवधी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प सी, भोजपुरी की एक उपभाषा के रूप में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी भाषा को इसके ही भोजपुरी के ही एक उपबोली के रूप में इसको क्लासिफाइड किया था, वर्गीकृत किया था। तो सी विकल्प आपका सही होगा। दरअसल इन्होंने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से अपना जो नागपुरी भोजपुरी की उपबोली के रूप में, इसी में इन्होंने इस पर प्रकाश डाला था। और प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने भी एक लेख लिखा जिसमें नागपुरी भाषा और साहित्य में नागपुरी को मगही और मैथिली के ही समान एक स्वतंत्र भाषा माना और इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से जोड़ा था। अब इसमें अलग अलग मत हैं विद्वानों के। फिलहाल यहां पर जो उत्तर आपका था वो सी सही था। श्रवण कुमार गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ में यह भी कहा कि नागपुरी शिष्ट साहित्य में नागपुरी को आर्य भाषा परिवार की एक भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो अर्धमागधी और अपभ्रंश से ही विकसित ये भाषा है। तो अलग मत है। फिलहाल यहां पर जो आपको याद रखना है वो भोजपुरी की उपभाषा के रूप में। अगला प्रश्न है, सुखदेव बरदियार की प्रसिद्ध नाटक कृति बिरसा भगवान किस भाषा में लिखी गई है? तो बिरसा भगवान किस भाषा में लिखी गई है? इससे पहले इस प्रश्न में ही एक और प्रश्न है कि सुखदेव बरदियार इनकी कृति है, प्रसिद्ध नाटक है, क्या है? नाटक है बिरसा भगवान। तो प्रश्न है कि यहां से भी बनता है कि सुखदेव बरदियार किसकी कृति है? सुखदेव बरदियार जो है उनकी कृति क्या है? तो बिरसा भगवान, या बिरसा भगवान किसकी कृति है? तो सुखदेव बरदियार की। और ये क्या है? तो ये एक नाटक है। तो देखिए दो प्रश्न यहीं से आपके हो गए। अब किस भाषा में लिखी गई है आपसे पूछा गया है, मुंडारी में, संथाली में, हिंदी में या बांग्ला में? तो सही जवाब क्या है? मुंडारी भाषा में ये लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है विकल्प। अब देखते हैं उत्तर को। तो देखिए बिरसा भगवान सुखदेव बरदियार ने लिखा मुंडारी भाषा में, और ये क्या है? तो ये एक नाटक है। मुंडारी भाषा की बात करें तो झारखंड के रांची में बोली जाती है। सरायकेला, खरसावां, गुमला, सिमडेगा, दक्षिण हजारीबाग और उत्तर पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो याद रखेंगे मुंडारी भाषा झारखंड के रांची में, सरायकेला खरसावां में, गुमला, सिमडेगा, दक्षिण हजारीबाग, उत्तर पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अलावा ये बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है। मुंडारी साहित्य में लोकगीत भी है, कहावतें, मुहावरे, नाटक शामिल है। इसलिए विकल्प ए आपका सही है। तो प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न था कि सुखदेव बरदियार की प्रसिद्ध कृति जो नाटक है बिरसा भगवान किस भाषा में है? तो मुंडारी भाषा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया? विकल्प आपके सामने है। पहला है श्री रूप नारायण मुर्मू, दूसरा है ननकू सोरेन, तीसरा बाल किशोर वासु और चौथा है रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प डी, रघुनाथ मुर्मू ने ही बिंदु चांदन लिखा था। संथाली भाषा साहित्य का क्या है? एक साहित्यिक नाटक है। तो ये संथाली साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक के तौर पर इसको जाना जाता है। तो बिंदु चांदन को याद रखिएगा, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक के तौर पर इसकी पहचान है और रघुनाथ मुर्मू द्वारा ये रचित है। कब लिखा गया था? तो वर्ष 1942 में सर्वप्रथम ओडिया लिपि में इसको लिखा गया, प्रकाशित हुआ, और बाद में 1947 में बांग्ला लिपि में भी पुनः इसको प्रकाशित किया गया। संथाली साहित्य की इसको अमूल्य निधि माना जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, किसी न किसी रूप में ये सवाल आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल थे। इन सवालों के जवाब आप फिर से रिवाइज कर लें, आपकी आगामी परीक्षा में सहायक होंगे। इसके अलावा आगामी परीक्षा में आपको कुछ और भी सहायक होने वाला है, और वो सहायक होने वाली है हमारी टीम। अगर इसके लिए आप और बेहतर तैयारी चाहते हैं तो जेपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ही फोकस्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हमारे क्रैश कोर्स है, जेपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्रैश कोर्स। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और अगर आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी करनी है, एक समय की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप जेपीएससी फाउंडेशन कोर्स हमारा है, इसका लाभ उठा सकते हैं, जो कि यहाँ ये दोनों माध्यम में उपलब्ध है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको जाना होगा और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जेपीएससी के सेगमेंट में जाइए, इस कोर्स की डिटेल्स आपको वहां पर मिलेंगी।
फिर भी मन में कोई दुविधा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। इस प्रोग्राम की, इस एपिसोड की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमको दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब नाम से हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। फिर से आपको दोहरा देते हैं कि दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब नाम से टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध हैं। वहां पर आप जाएंगे तो इस प्रोग्राम की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। साथ साथ अपनी तैयारी के लिए जेपीएससी क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2026 और फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों को समेत करते हुए दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। वहां से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।